हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। तो अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बाकी के चैप्टर्स को आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर है सीआरपीसी का पुराना चैप्टर 8 और BNSS का नया चैप्टर 9। तो पहले जो सेक्शंस कवर होते थे वो थे 106 से लेकर 124, और ये सेक्शंस जो थे वो उस प्रोसीजर को डील करते थे जो कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी में पीस और ऑर्डर बना रहे, किसी भी तरह का कोई ऐसा काम ना हो जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो जाए, और अगर उसका कोई एप्रीहेंशन भी है तो भी मैजिस्ट्रेट्स, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल स्टेप्स ले सकते थे, इंश्योर कर सकते थे कि जिस आदमी पर शक जा रहा है, जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है, उसको पहले ही कॉशियस कर दिया जाए कि भाई तुम पर ऐसा ऐसा शक है, ऐसा तुम नहीं करोगे, और अगर तुम करोगे तो तुम्हें हम सजा देंगे। और द फैक्ट कि तुम ये नहीं करोगे, इस चीज की एक क्या कहेंगे उसे, एक श्योरिटी, एक गारंटी तुम कोर्ट में सबमिट करो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस चैप्टर में दे रखा था। ओके, अब नए चैप्टर में थैंकफुली जो कंसेप्चुअल जो पूरा का पूरा बेस है वो बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। कॉन्टेक्स्ट भी सेम है, जो प्रोसीजर एंटेल कर रहा था पहले चैप्टर 8 में, चैप्टर 9 का प्रोसेस भी वही एंटेल कर रहा है, बस सेक्शन नंबर कुछ चेंज हुए हैं और इधर तो उधर थोड़े से माइनर चेंजेस हुए हैं। जैसे कुछ सेक्शंस आईपीसी के कुछ ऑफेंस से डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड करते थे 108 में, जैसे अब आईपीसी नहीं है, नया लॉ है बीएनएस, उसमें नए सेक्शंस हैं तो वो नए सेक्शंस इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं डिटेल में क्या क्या सब चेंज है। 108 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्संस डिससेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हुआ करता था, जहां पे अगर किसी मैजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को इस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है या एप्रीहेंशन होता है कि उसके जुरिस्डिक्शन में या उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर भी कोई आदमी ओरली या रिटन फॉर्म में कुछ ऐसा डिससेमिनेट करने वाला है, मतलब बांटने वाला है, या इस तरह के डिससेमिनेशन को अटेम्प्ट या अबैट करने वाला है, जो कि एक सेडिशियस मटेरियल है या फिर कुछ ऐसा है जो रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करे, 153A 153B, या फिर कुछ ऐसा है जो कि ऑब्सीन है। एक तो ये हो गया। दूसरा, या फिर वो कुछ इस तरह के मटेरियल को डिसेमिनेट कर रहा है जो डेफेमेटरी है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की तरफ ले जाता है, या किसी जज को बैड लाइट में प्रेजेंट करता है, स्पेशली अ जज हु वाज एक्टिंग इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी, पर्सनल कैपेसिटी नहीं, ऑफिशियल कैपेसिटी में, राइट। तो उसके लिए कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी या नेगेटिव डिसेमिनेशन, समथिंग लाइक दैट। अगर इस चीज का कुछ भी डिसेमिनेशन का कुछ भी अंदाजा या इंफॉर्मेशन मिलता है तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है वो उस आदमी के खिलाफ एक शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है कि हम तुम्हें यहाँ पे गारंटी देने के लिए बुलाएंगे, तुम इस चीज को गारंटी करो कि तुम्हारी तरफ से इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, और अगर लिया गया तो तुम्हें सजा दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस जो 108 में दे रखा था। जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है वो 127 है, और उसमें कुछ चीजें अलग हैं। देयर आर सर्टेन चेंजेस दैट हैव बीन मेड। अब पहला चेंज क्या है, जो पब्लिकेशन है वो सेडिशन से रिलेट करता था, ठीक है, 124A, यहाँ पे 152 से रिलेट करता है। ये एक और बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है इस चीज का कि सेडिशन को जो नया क्रिमिनल लॉ है उसे हटाया नहीं गया है। ठीक है, तो अगर कोई देख के ये बोलता है कि नहीं सेडिशन हैज बीन ओमिटेड, जो कि लिखा भी हुआ है 124A ओमिटेड, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। द अप्रोप्रिएट वे ऑफ सेइंग दिस वुड बी कि 124A को रिप्लेस कर दिया है 152 ने, बस द वर्ड सेडिशन हैज नॉट बीन यूज्ड। इसको डिस्कस किया है मैंने डिटेल में, आईपीसी से रिलेटेड जो एपिसोड है उसमें मैंने डिस्कस किया है, तो आप उसे देखें।
ठीक है, तो वही बात, जो मैटर सेडिशियस है या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है 196 197, या फिर ऑब्सैनिटी की तरफ ले जाता है, ऑब्सीन है मटेरियल, उसका ऐसा खुला डिसेमिनेशन एक सिविलाइज सोसाइटी में अलाउ नहीं किया जा सकता। तो बीएनएस में जो नए सेक्शंस हैं जो इन सारे ऑफेंसेस को डील करते हैं वो इस नए सेक्शन में दे रखे हैं, ठीक है, 127 में। और कुछ भी ऐसा जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, या डेफेमेटरी है, या किसी जज को डिफेम कर रहा है, क्रिमिनली इंटिमिडेट कर रहा है, अ जज हु वाज एक्टिंग इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी, ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, पर्सनली आप किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, वो अपना पर्सनल एक्शन ले सकता है, बट इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी आप किसी को इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते। ये पूरी बेंच की बदनामी हो जाती है इस तरह से। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता को रिप्लेस कर दिया, आईपीसी हटा के भारतीय न्याय संहिता ऐड कर दिया है। जहां जहां बेसिकली आईपीसी था उसको चेंज कर दिया है, बीएनएस डाल दिया है। ठीक है, दूसरा 127 में ये भी है कि जो पुराना जो सेक्शन था 108 वो सिर्फ डिसेमिनेशन की बात कर रहा था, ठीक है, या तो ओरली या फिर इन रिटन फॉर्मेट। इसके अलावा और किसी भी मतलब ऑल्दो इट वाज मेंशन कि orally or in a written form or in any other manner the dissemination etc, फिर पूरा टेक्स्ट शुरू होता था। इसके स्कोप को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है, तो इट इज नॉट जस्ट डिसेमिनेशन that is being covered by this new section. It is actually a lot of other things: sale, import, export, convey, lets to hire, produces, publishes, keeps for sale, distributes, publicly exhibits, मतलब everything। तो obscenity basically, तो ऑब्सीन मटेरियल को सिर्फ डिसेमिनेट नहीं, लेकिन उसे सेल पे लगा रखा है, या फिर उसे पब्लिशिंग के लिए लगा रखा है। बहुत सारे एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका इंपोर्ट हो रहा है, कन्वे किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, पब्लिकली एग्जिबिट हो रहा है। कोई भी तरीका, कुछ भी, अगर एनीथिंग और एनी मैनर इन विच दैट ऑब्सीन मटेरियल इज मेड अवेलेबल टू पब्लिक, या फिर उसके पहले या उसके बाद का प्रोसेस, सब कुछ ये नया सेक्शन कवर करता है। तो ऑब्सीन मटेरियल के डिसेमिनेशन के स्कोप को थोड़ा सा और एक्सपैंड किया है इस नए सेक्शन ने। ठीक है, बाकी जो सब है वो अभी डिसेमिनेशन पर ही लिमिटेड है, ओरली और इन राइटिंग और इन एनी अदर मैनर। ओके, चलो अच्छा, अब बाकी एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम एक्सेप्ट फॉर द वर्ड। पहले बॉन्ड और श्योरिटी का इस्तेमाल था, लेकिन श्योरिटी हमारे नए प्रोसीजरल स्कीम में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो द न्यू वर्ड इज बेल बॉन्ड, तो ये चेंज कर दिया है, बॉन्ड श्योरिटी की बजाय बेल बॉन्ड ऐड कर दिया है। सो दीज आर द चेंजेस जो कि नए सेक्शन में है। 108 से ये नया सेक्शन 127 ऐसे अलग है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स एंड चिल्ड्रन, तो ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर हुआ करता था, चाहे मेंस के पर्सपेक्टिव से ले लीजिए, चाहे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ले लीजिए। कोई भी कंपटीशन है जिसमें लॉ कैसे भी पूछा जा सकता है, चाहे वो कॉलेज का एंट्रेंस हो, चाहे जुडिशियल एग्जाम हो, या यूपीएससी लॉ हो। ठीक है, इसमें मेंटेनेंस का चैप्टर सदा इंपॉर्टेंट रहेगा। कि कंट्रोवर्सी में बहुत रहा है, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस, बड़े सारे लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं। यह मतलब मेंटेनेंस एक थोड़ा पर्सनल लॉ से रिलेट करता है, फिर पर्सनल लॉ और जनरल लॉ का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी हाउ, तो पुराने लॉ में सीआरपीसी में चैप्टर 9 हुआ करता था, सेक्शन 125 से 128 तक पूरा का पूरा प्रोसीजर कवर था। अभी नए लॉ में चैप्टर 10 है, सेक्शन 144 से लेकर 147 तक अब कवर किया जा रहा है। सिवाय सेक्शन नंबर के, प्रोसेस अभी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। 125 मेंटेनेंस की बात करता था, ठीक है, 126 उसके प्रोसीजर को एंटेल करता था, 127 जो अलाउंस ऑर्डर किया गया है प्रोसीजर को फॉलो करके उसके ऑल्टरेशन की बात करता था, 128 उस ऑर्डर को एनफोर्स करने की बात करता था। ठीक है, तो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ था कि मेंटेनेंस कौन मांग सकता है, कैसे मांग सकता है, उसे चेंज कैसे किया जा सकता है, उसे एनफोर्स कैसे किया जाएगा, सब कुछ पूरा का पूरा इस चैप्टर में था। ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही कॉपी कर दिया है, बस सेक्शन नंबर चेंज कर दिया है।
ठीक है, तो आपको नए सेक्शन के साथ इन्हें याद करना पड़ेगा, ये जरूरी है क्योंकि प्रीलिम्स में सीधा सेक्शन पूछ लेते हैं, इस चैप्टर से सीधा सेक्शन आ जाता है। ठीक है, 125 तो रेयरली पूछेंगे, सबको पता होता है, लेकिन ये तीनों अक्सर प्रीलिम्स में आ जाते हैं। बहुत सारे प्रीलिम्स दिए हैं मैंने लगभग हर में इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो था ही, तो इसे जरूर याद रखें। ठीक है, बस सेक्शन नंबर याद रखना एक्चुअली काफी नहीं होता, उसके अंदर का कंटेंट भी याद करना पड़ता है। तो कंटेंट में कोई चेंज नहीं है, आपकी जो तैयारी आपने की थी, जो दिमाग में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है मटेरियल का, वो वैसा का वैसे ही उसे दुरुस्त रखिए, बस सेक्शन नंबर को, नए सेक्शन नंबर को याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब आ जाते हैं बीएनएसएस के नए चैप्टर 11 पे। पुराना चैप्टर 10 हुआ करता था मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, 129 से लेकर 148 तक ये चैप्टर जाता था, वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड था। पार्ट ए में 129 से 132 तक थे सेक्शंस, पार्ट बी में 133 से 43 तक, पार्ट सी में 44 से 44 ए तक, और पार्ट डी में 45 से 48 तक। पार्ट बिल्कुल वैसे ही है, सेक्शन का नंबर ही चेंज हुआ है और चैप्टर का नंबर भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो चैप्टर 11 हो गया है ये पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी का। 148 से लेकर 148 से लेकर 167 तक सेक्शंस जा रहे हैं, और ये 4 ही पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। क्या क्या है ये थोड़ा सा मोटा मोटा कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो 129 को रिप्लेस किया है 148 ने, डिस्पर्सल ऑफ असेंबली एटसेट्रा को। ये सारे सेक्शंस बिल्कुल सेम है, 129 को चेंज किया है 148 ने, 130 को रिप्लेस किया है 149 ने, 131 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय 150, 132 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय 151 विथ माइनर चेंजेस। ठीक है, अब ये सेक्शंस क्या थे, सबको अनलॉफुल असेंबली तो पता ही होगा, है ना। तो अनलॉफुल असेंबली को बेसिकली डिस्पर्स करना ही होता है, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव के साथ आती है। वो ऑब्जेक्ट जो है वो सोसाइटी को अफेक्ट कर सकता है, क्रिमिनल एक्शंस को एंटेल कर सकता है, उसका आफ्टर मैथ अच्छा होगा ही नहीं, राइट। एक असेंबली जो अनलॉफुल डिक्लेयर की जा चुकी है उसे जल्दी से जल्दी डिस्पर्स करना जरूरी है, वरना अगर उन्हें ऐसे ही रहने दिया तो दंगा फसाद मार काट पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसे ऑब्वियसली दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेट टू मेक श्योर कि अनलॉफुल असेंबली डजंट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस दे रखा है 129 से 131 तक कि कौन कौन करेगा। 129 में सिविल फोर्स को यूज करके डिस्पर्सल का ऑर्डर है, 130 में आर्म्ड फोर्सेस को यूज करके डिस्पर्सल का ऑर्डर है, 131 में आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को यूज करके डिस्पर्सल का ऑर्डर है। ठीक है, और 132 बेसिकली बात करता है कि ये जो फोर्सेस है 129, 130 और 131 में जो लोग हैं जिन्होंने इस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स किया। अब डिस्पर्सल में बहुत कुछ हो जाता है, सोचने वाली बात है। आपने देखा भी होगा कि एक भीड़ इकट्ठी हुई, उस भीड़ को तोड़ने के लिए क्या क्या हो जाता है, लाठी चार्ज वगैरह भी हो जाता था। उस टाइम पे ब्रिटिश एरा में लाला लाजपत राय की डेथ ही उस लाठी चार्ज से हो गई थी, है ना। तो कितनी सीवियर मेजर्स ले लेती है कई बार अथॉरिटी बस असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। क्योंकि ऑब्वियसली जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी बात में और उनके जो भी चीज वो क्लेम कर रहे हैं उसमें दम आ जाता है। तो 132 में बेसिकली अगर कुछ गलती हो जाती है डिस्पर्सल के दौरान किसी आर्म फोर्स के मेंबर से या ऑफिसर से या किसी भी सिविल फोर्स में पुलिस ऑफिसर वगैरह को यूज किया है, तो उनको नॉर्मल तरह से प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता कि एफआईआर कराई और प्रोसिक्यूशन शुरू, ऐसे नहीं होता। उनके प्रोसिक्यूशन को तब तक नहीं शुरू किया जा सकता जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन ना दे दे, परमिशन ना दे दे। तो पहले तो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा इन रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को कि इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन के प्रोसीडिंग्स को इंस्टीट्यूट करना जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है ये सब आपको उस गवर्नमेंट के सामने रखना पड़ेगा, और फिर गवर्नमेंट अगर आपकी बात मान जाती है तब जाके कहीं प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं। तो बेसिकली 132 इसी चीज की बात करता था। जो रेस्पेक्टिव सेक्शन है वो 151 है। ठीक है, तो 130 यूज्ड टू से और सेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ एक्ट्स डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शंस। ये है प्रीसीडिंग सेक्शंस।
ठीक है, अब ये सेक्शंस चेंज हो चुके हैं, तो यहाँ पे प्रीसीडिंग में इसको थोड़ा क्लैरिटी दे दी है। प्रीसीडिंग सेक्शंस आर नाउ 148, 149 एंड 150। ठीक है, दिस इज द चेंज। और क्या चेंज है एक बार पढ़ लेते हैं। नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट परपर्टिंग टू बी डन अंडर 48, 49 और 50। अर्लियर इट यूज्ड टू बी 29, 30 एंड 31। 1 अपने आप लगा देना। ठीक है, शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट। तो पहले तो क्रिमिनल कोर्ट में कोई प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट हो ही नहीं सकता, और अगर करना है तो उसे तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन नहीं ले लिया। इफ द पर्सन इज एन ऑफिसर और द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, या स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन नहीं लिया बाकी और किसी भी सिचुएशन में, वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या वो पुलिस ऑफिसर जिसके थ्रू ये ऑर्डर गया था, वो अगर गुड फेथ में एक्ट कर रहा था, वाकई असेंबली अनलॉफुल थी और पब्लिक ऑर्डर के लिए, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के लिए जरूरी था कि उस असेंबली को डिस्पर्स किया जाए, और उसने नेसेसरी, अप्रोप्रिएट, रीजनेबल ऑर्डर पास किया, तो उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन उनकी गुड फेथ उनको प्रूव करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी कोई भी कुछ कह देगा तो मान नहीं लिया जाता। ओके, नो ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्स एक्टिंग अंडर सेक्शन 150 इन गुड फेथ। बाकी वही दे रखे हैं, कोई भी मेंबर आर्म्ड फोर्स का अगर लॉ को ओबे कर रहा था, या अपने ऑफिसर को ओबे कर रहा था, या गुड फेथ में एक्ट कर रहा था, या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट गुड फेथ में एक्ट कर रहा था, मतलब वो वही कर रहे थे जो उन्हें करना चाहिए था। यही प्रिंसिपल है 151 में। ठीक है, कि भाई डिस्पर्स करने के लिए उस टाइम पे जो अप्रोप्रिएट लगा वो किया। अब उस अप्रोप्रिएट स्टेप को लेने के दौरान अगर कुछ गलतियां हो गई, किसी को चोट लग गई, खून शून बह गया, तो कोई बात नहीं, लॉ तुम्हें सजा नहीं देगा, बशर्ते तुम अपनी गुड फेथ साबित कर दो कि तुमने सही किया, जो तुम कर रहे थे वो सही था। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी वही करता। ठीक है, अब ये सेक्शन बहुत ज्यादा डिटेल में समझा दिया मैंने। सेक्शन ऑब्वियसली एग्जिस्ट तो ले करता ही है, चेंज मैंने आपको बता दिया है, बस सेक्शन नंबर्स जो थे उन्हें चेंज किया गया है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। अब आ जाते हैं 136 पे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो। थोड़ा अब्रप्ट है, क्या फेलिंग टू डू सो, किस सेक्शन की बात हो रही है? तो बेसिकली सेक्शन 133 की बात हो रही है। 136 में और 138 दोनों में ही 133 से रिलेटेड प्रोसेस को कंटेन किया गया है। मतलब अगर वो 133 के ऑर्डर को नहीं मानता है, फेल हो जाता है, तो क्या होगा, और अगर वो मान लेता है, शो कॉज नोटिस ले आता है, तो क्या होगा, यही चीजें दे रखी हैं 136 में और 138 में। 136 को रिप्लेस कर दिया है 155 ने। ठीक है, 133 सबको याद होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेक्शन था। पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करने का ऑर्डर, जो किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से आ सकता है, या किसी डीएम से आ सकता है, एक्सडीएम से आ सकता है। स्पेशली वो पब्लिक न्यूसेंस जो कि पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी या कन्वीनियंस को डिस्टर्ब करते हैं या फिर हार्मफुल वे में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, किसी रिवर चैनल को रोकता हुआ या किसी रास्ते को रोकता हुआ, या फिर कोई हार्मफुल ट्रेड या ऑक्यूपेशन हो सकता है जो कि लोगों को परेशान करे, या उनकी कन्वीनियंस पे या उनकी सेफ्टी पर, पब्लिक हेल्थ पर किसी तरह का कोई सवाल पैदा करे, या फिर कोई डेंजरस बिल्डिंग जो कि कोलैप्स हो सकती है, एक्सप्लोजन हो सकता है उसका, या फिर कोई अनलॉफुल ट्री स्ट्रक्चर जो कि इंजरी कॉज कर सकता है, कोई अनसेफ वाटर सोर्स जिसको फेंसिंग की जरूरत है, वहां पे लोग गिर सकते हैं, कोई डेंजरस एनिमल जिसका रिमूवल या उसका कंट्रोल करना उसको जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो आते हैं 133 में, राइट। और उन ऑर्डर्स को अगर कोई कंप्लाई नहीं करता है तो फिर प्रोसेस 136 में दे रखा है। ठीक है, तो इसे याद रखना। अब 133 का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 154 है। ठीक है, और 136 का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 155 है, कि अगर वो फेल हो जाता है और ऑर्डर शो कॉज नोटिस नहीं प्रोड्यूस करता, या फिर उस पब्लिक न्यूसेंस को जिसे हटाने का ऑर्डर उसे दिया गया है उसे नहीं हटाता है, तो उसके खिलाफ जो पेनल्टी है वो सेक्शन 188 में दे रखी थी आईपीसी के। ठीक है, डिसोबीडियंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी,
वो अब नए सेक्शन 223 में दे रखी है। ओके, ये होता है। This is what 136 used to say. The same thing is being reiterated by section 155 without any major change whatsoever except for the section number in both CRPC and of course IPC. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 138 जैसे मैंने बताया कि एक प्रोसेस है जहां पे वो नहीं आया, ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया, शो कॉज नोटिस नहीं दिया। दूसरा है जहां पे उसने कंप्लाई कर लिया। तो अगर वो शो कॉज नोटिस ले आता है, इफ ही इज एबल टू एक्सप्लेन हिज कॉज, तो इट्स नॉट जस्ट इनफ कि वो शो कॉज नोटिस ले आए, स्पीच की तरह मैजिस्ट्रेट के सामने पढ़ के सुना दे, इतना काफी नहीं होता है। 138 में वो प्रोसीजर दे रखा है जो कि शो कॉज नोटिस लाने के बाद शुरू होगा। ठीक है, तो जैसे ही शो कॉज नोटिस आ जाता है, वहां पे मैजिस्ट्रेट उसे एक क्रिमिनल केस की तरह ही डील करता है। द एंटायर प्रोसेस दैट इज टू बी फॉलोड, क्योंकि बस लाइक आई सेड, आपका मुंह से कह देना काफी नहीं है, आपको साबित करना पड़ेगा अपनी बात को। और साबित कैसे किया जाता है? एविडेंसेस से किया जाता है। तो जाहिर ही बात है कि भाई मैजिस्ट्रेट एविडेंसेस लेगा, है ना। अब ये एविडेंसेस किस तरह से प्रेजेंट किए जाएंगे? ये समन्स केस की तरह से प्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है, सीआरपीसी में आप लोगों को याद ही होगा कि हर केस के ट्रायल का डिफरेंट प्रोसेस दे रखा है। समन्स केस का अलग है, वारंट केस का अलग है, कंप्लेंट केस का अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस फॉलो होगा, यहाँ पे शो कॉज नोटिस लाने के बाद वो समन्स केस का प्रोसेस फॉलो होता है। 138 यही ले डाउन करता है। बाकी अगर मैजिस्ट्रेट को इन एविडेंसेस को देख के समझ आ जाता है कि हाँ कोई रीजनेबल ऑर्डर नहीं था, ये नहीं पास करना चाहिए, नहीं है वो पब्लिक न्यूसेंस, तो ऑर्डर को डिसमिस कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को समझ आता है कि नहीं नहीं ऑर्डर बिल्कुल ठीक था और ये कोई मटेरियल नहीं है इसके पास सिग्निफिकेंट जो ये उस स्ट्रक्चर को सेफ या फिर लॉफुल डिक्लेयर कर सके, इट इज अनसेफ एंड अनलॉफुल। ठीक है, और अगर मैजिस्ट्रेट को अपनी बात सही लगती है, उस आदमी की बात गलत, तो फिर वो एब्सोल्यूट हो जाता है ऑर्डर और उसको इमीडिएट रिमूवल की जो मतलब इमीडिएट रिमूवल का उसको दे दिया जाता है ऑर्डर कि हटाओ इसको एकदम, और नहीं हटाओगे तो फिर भाई पेनल्टी तो है ही, है ना। चलो, जो रेस्पेक्टिव सेक्शन था वो 157 का था, प्रोसीजर वेयर अगेंस्ट whom order is made under section 152 appears to show cause। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो this is what it is, if the person against whom an order under section 152 is made, like I said corresponding section है 133 का। ठीक है, तो सेक्शन सेम ही है 138 में, 157 में, डिफरेंस कोई नहीं है, सेम ही रहता है। सेक्शन नंबर को बस अलाइन कर दिया है। एक और डिफरेंस है, 138 में टाइम विंडो नहीं था, मतलब ये जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, ऑर्डर इशुएंस की, फिर शो कॉज नोटिस की, शो कॉज नोटिस की प्रोसीडिंग्स की, फिर मैजिस्टेरियल जजमेंट की, इन सारी प्रोसीडिंग्स को कब तक कंक्लूड करना है, प्रोसीजर या वो सेक्शन इस पे साइलेंट था। ऑल्दो नए सेक्शन में इस चीज को एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है, ये पूरी की पूरी प्रोसीडिंग, क्योंकि ये एक मेजर पब्लिक न्यूसेंस की बात कर रहे हैं हम, जो कि पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस को हार्मफुली इम्पैक्ट कर सकता है। तो ज़रूरी है कि आप इसको टाइम बाउंड मैनर में इसका एक सोल्यूशन निकालें, या तो हटाएं या फिर समझें कि भाई वो न्यूसेंस है भी या नहीं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तो इसका जो पूरा का पूरा प्रोसीडिंग है, इट नीड्स टू बी कंक्लूडेड विद इन 90 days एज पर द न्यू सेक्शन 157, और आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 120 days तक ले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू रिकॉर्ड रीजंस एज टू व्हाई यू डिड इट। ठीक है, अब जो है बाकी का जो पार्ट है 144 163 से रिप्लेस हो गया है और कोई चेंज नहीं है। 144A को हटा ही दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। इसका जो सिमिलर सेक्शन था वो 153AA था आईपीसी का, उसे भी ओमिट कर दिया गया है, पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन और मास ड्रिल एटसेट्रा। ठीक है, बाकी की जो सेक्शंस थे वो पार्ट डी में बिल्कुल सेम रहता है, उनका कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट दोनों ही, बस नंबर चेंज है।
ठीक है, तो 145 को रिप्लेस किया है 164 ने, 146 को रिप्लेस किया है 165 ने, एंड सो ऑन. The entire context and the text also of the sections remains exactly the same. बाकी कोई भी change नहीं है. ठीक है. Question आज का, which of the following sections of CRPC have now been omitted in the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023? अभी बताया है तो आंसर देना बहुत मुश्किल तो होगा नहीं. कमेंट में पोस्ट कर देना क्या आंसर है. और इसी तरह के और क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करने हैं तो इंस्टाग्राम को हमारे ज्वाइन कर लीजिए. ये क्वेश्चंस बुक में मिलना मुश्किल है क्योंकि इनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, एग्जाम्स में कभी आए नहीं है. उन बुक्स में जनरली वही क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आ चुके होते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप जितने प्रैक्टिस कर सकें, जहां से प्रैक्टिस कर सकें ज़रूर करें. आप कम से कम इन नए सेक्शन से और इनमें जो चेंज है उसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे तो एग्जाम के टाइम पे दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, ज़्यादातर स्टेट्स में बेयर एक्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता है, पता ही होना चाहिए आपको. ठीक है, कुछ ही स्टेट्स हैं जहाँ पे बेयर एक्ट प्रोवाइड किया जाता है. और बेयर एक्ट के बिना जब आप मेंस लिखते हैं तो ज़रूरी है कि आपको सेक्शन याद रहे, अदरवाइज कैसे सपोर्ट करेंगे अपनी बात को. तो इसीलिए सेक्शंस को याद रखना जुडिशरी में ज़रूरी तो है ही, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका है याद रखने का. बाकी और क्वेश्चंस हम आपको जितने दे सकेंगे देंगे. आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए हमें, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. यहाँ से पढ़ लीजिए, इंस्टाग्राम से रिवाइज कर लीजिए. ठीक है, बाकी इसी तरह के एपिसोड्स रोज़ हमारे चैनल पे आते हैं, ज़रूर देखें, बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है तैयारी के लिए. तैयारी को अपडेट रखिए. राइट, कोई भी सवाल या कोई भी परेशानी हो कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिए, ज़रूर सॉल्व किया जाएगा उसे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ख्याल रखें अपना. थैंक यू सो मच. बाय बाय.